अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लाए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चले शुरू करें। पहला एमसीक्यू, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनश्राइन्ड इन। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ पे वाक़ा है, कहाँ पे है, उनकी लोकेशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। Is it part 4 Article 51, part 4 Article 51A, or part 4A Article 51, or part 4A Article 51A? तो आंसर से पहले आपको ये याद रखना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जिक्र नहीं थी। इट मीन्स द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिवाइड ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। लेकिन 42nd अमेंडमेंट जो हुई 1976 में, उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। लेकिन आज कल जो हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम देख रहे हैं। तो 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो ऐड की गई 2002 में, और अमेंडमेंट जो थी वो थी 86। सो 10 fundamental duties were added in 1976 by 42nd Constitutional Amendment, and the 11th was added in 2002 by 86th Constitutional Amendment, taking the total number of fundamental duties to 11. And the answer for this question is कि कहाँ पे है ये fundamental duties constitution में, तो your answer should be part 4A article 51A. So option number 4 is correct. Part 4A article 51A. It is the place where fundamental duties have been kept in the constitution. Next question is, the original constitution of India was hand written by. जो original constitution of India है किसने हाथ से लिखा, ये मैंने एक वीडियो में आपसे बात की थी। तो इसका जो आंसर है वो है प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, इसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसको हाथ से लिखा इन इटैलिक स्टाइल, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो इटैलिक स्टाइल में प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने इसको लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट MCQ, the original copies of the Indian Constitution written in which language? किस लैंग्वेज में original copies of Indian Constitution लिखी गई? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? तो राइट आंसर इज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको लिखा गया। अभी भी वो ओरिजिनल कॉपीज़ लाइब्रेरी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट में महफूज है। सो द आंसर इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओरिजिनली रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से किस को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा हासिल है? इज इट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? किस को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं इनमें से? तो इसका राइट आंसर जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वो अमेंडमेंट एक्ट थी जो 1976 में लाई गई। इंदिरा गांधी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी, इसलिए इसको कहा जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इसने बहुत सारी चेंज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लाई। यहाँ पे हम बहुत सारी चेंज का जिक्र नहीं कर सकते हैं इस शॉर्ट वीडियो में, लेकिन प्रेम्बल के हवाले से इसमें ये बात होगी कि प्रेम्बल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें जो वर्ड्स ऐड किए गए वो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। अगर आप प्रेम्बल देखोगे तो सोशलिस्ट, सेक्युलर वर्ड्स वहाँ पे आप पाओगे, उसके साथ साथ इंटीग्रिटी भी आप वहाँ पे पाओगे। तो ये वर्ड्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से गायब थे, नहीं थे उसमें, तो इनको भी ऐड किया गया 1976 में। तो इसी तरह बहुत सारी चेंज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई 42nd अमेंडमेंट के ज़रिए से। जो हुआ था 1976 को, इंदिरा गांधी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी, इसीलिए 42nd अमेंडमेंट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स? नीचे दिए गए 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी इनकरेक्ट है, गलत है? पहला देखेंगे, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
बहुत सारा स्ट्रक्चर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड 10 शेड्यूल्स, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के 10 शेड्यूल्स थे। द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर हम तीनों की बात करेंगे बी को छोड़ के तो तीनों सही है कि बहुत सारा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है, पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और आर्टिकल 368 जो है ऑप्शन नंबर डी ये जिक्र करती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। तो कौन किस किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती है उसकी जिक्र आर्टिकल 368 के अंडर आती है, इसलिए ये तीनों सही है। लेकिन यहाँ पे हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना था, तो फॉल्स स्टेटमेंट यही है ऑप्शन नंबर बी। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है 10 शेड्यूल्स। आपको पता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 10 शेड्यूल्स नहीं थे, उसमें थे 8 शेड्यूल्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Coming to the next question, the idea of concurrent list in the Indian Constitution is taken from the Constitution of dash। जो concurrent list है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने लिया है पावर शेयरिंग में जो आता है, तो वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से, किस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? इज़ इट आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान? तो इसके आंसर से पहले आपको याद रहना चाहिए कि हमारा जो कॉन्करेंट लिस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ऐसा लिस्ट है जिसमें ऐसे सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जिसमें बहुत स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और अगर दोनों ने लॉ बनाई फिर कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ कि किसकी लॉ सही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। तो वहाँ पे सेंट्रल लॉ जो है चलेगी, स्टेट लॉ उस टाइम रद्द हो जाएगी, नल एंड वाइड हो जाएगी। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ तो दोनों लॉज फंक्शन कर सकती है। लेकिन ये ऐसा लिस्ट है आप याद रखेंगे कि जिसमें दोनों गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगी, अदरवाइज दोनों लॉ कंटिन्यूसली काम करेंगी अपनी अपनी जगह पे। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिया है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से ये कंसेप्ट हमने लाया है कॉन्करेंट लिस्ट का। तो आपको कॉन्करेंट लिस्ट के साथ साथ दो लिस्ट और याद रखने हैं, एक तो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट ऐसा लिस्ट है जो ऐसे सब्जेक्ट्स में रखे गए हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हामिल हैं और उन पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। और जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो लोकल लेवल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें रखा गया ऐसे सब्जेक्ट्स को, और उस पे फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है लॉ बनाती है। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों गवर्नमेंट्स लॉ बना सकती है, और ये कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। Coming to the next question, what is not taken from the British Constitution in the Constitution of India? इन चार दिए गए ऑप्शंस में से हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या नहीं लिया है? हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिए हैं, जैसे कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग कहते हैं। तो चार में से तीन कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, एक नहीं लिया है, तो वही हमें देखना है। पार्लियामेंट्री रूल, सिंगल सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स एंड कैबिनेट सिस्टम। तो क्या क्या हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से? हमने पार्लियामेंट्री रूल भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, सिंगल सिटीजनशिप जो है वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और कैबिनेट सिस्टम भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो क्या हमने नहीं लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से? वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं ली है, हमने फंडामेंटल राइट्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे बनता है फंडामेंटल राइट्स। तो इसके साथ साथ आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ रिलेटेड होंगे किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस टाइम दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।